चलो बुआ, आज हम लोग बात करेंगे खास करके जेनेटिक एंड इवोल्यूशन चैप्टर्स का ही एक पॉइंट है। जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसमें इसकी भी चर्चा हो गई थी कि अगर पिता के पास कोई रक्त समूह है और उसकी माता के पास है तो संतान में कैसा होगा या क्या नहीं होगा। लेकिन आज बात करेंगे इसी चैप्टर से डिजीज़ के बारे में कि अगर पिता को कोई रोग है और माता को अगर रोग नहीं है तो संतान को होगा या नहीं होगा। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मेन पॉइंट हम लोग का आज है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसको हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक विकार। अब एक बात देखिए कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जैसे कि आपको हम चौथा चैप्टर में एक जांच के बारे में बताए थे। जिस जांच के द्वारा खास करके भारतवर्ष में नहीं वर्ल्ड में ही कुछ बीमारियां जो शिशु को माँ के गर्भ में ही हो जाता है, जिसके बारे में आपको वहाँ भी पढ़ाए थे थोड़ा सा। और यहाँ पर देखना ये है कि अगर वो बीमारी होती है तो कैसे होगा, उसका उपचार कैसे किया जाएगा, या उसके बाद अगर इस बीमारी का कारक किस किस को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आनुवांशिक विकार जो भी होंगे, इस बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखना ये है कि ये गुणसूत्रीय विकार है कि क्रोमोसोमीय विकार है। अगर गुणसूत्रीय विकार होगा तो इसका मतलब है गुणसूत्र में गड़बड़ी होगा, या अगर मेंडलीय विकार होगा तो गुणसूत्र तो ठीक ठाक होगा, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला नंबर आनुवांशिक विकार होगा कैसे, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहली बात, अगर शरीर में किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन होता है, मतलब म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के कारण डीएनए के खंड जब गुणसूत्र का निर्माण करते हैं उस समय में किसी भी प्रकार की कोई भी विकृति उत्पन्न हो जाएगा। जिस विकृति के कारण सबसे पहला अगर बीमारी उत्पन्न होता है तो उसी बीमारी का नाम है आनुवांशिक विकार। मतलब डीएनए के खंड से जब गुणसूत्र बन रहा है और गुणसूत्र में हो गया किसी प्रकार की गड़बड़ी, चाहे अचानक कोई भी गड़बड़ी हो जाए, और उस गड़बड़ी के द्वारा जो बीमारी उत्पन्न होगा उसी का नाम है आनुवांशिक विकार। अब ये बीमारी जो होगी वो दो तरह से होगा। पहला होता है मेंडलीय विकार। सबसे पहला ये बीमारी जो होगा वो होगा मेंडलीय विकार। और दूसरा जो होता है बीमारी इसका वो है गुणसूत्रीय विकार, या इसी का एक नाम और है क्रोमोसोमीय विकार। अब देखिए सबसे पहला नंबर, जब हम लोग बात करते हैं मेंडलीय विकार का, तो मेंडलीय विकार में क्या होगा, जैसे कि मानव में गुणसूत्र की संख्या जो है वो है 46। अब 46 गुणसूत्र में बात करते हैं तो इसमें 22 जोड़ा, मतलब एक और गुणसूत्र को अगर जोड़ा में चलें तो 22 जोड़े गुणसूत्र को कहते हैं ऑटोसोम। और 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है इसका नाम है सेक्स क्रोमोसोम। मेंडलीय विकार में क्या होता है कि ये 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो है सेक्स क्रोमोसोम ये प्रभावित हो जाता है। मतलब ऑटोसोम पर कोई मतलब परिवर्तन नहीं होगा, अगर परिवर्तन होगा तो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम में, और हम गुणसूत्र की संख्या नहीं बढ़ेगी। सिर्फ क्या होगा कि अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में होता है एक्स और वाई। अब y इसका होता है अप्रभावी और x होता है प्रभावी। और जब y पर अगर किसी भी प्रकार का कारक अगर आ जाए जो आनुवांशिक रोग से रिलेट है तो वो बीमारी उत्पन्न करेगा, लेकिन गुणसूत्र उतना ही रहेगा, गुणसूत्र न बढ़ेगा न घटेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर फीमेल की बात करते हैं बुआ, अगर हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में भी गुणसूत्र की संख्या तो सेम है 46, लेकिन इसमें एक चीज़ और क्या देखना है कि इसमें होता है x और x, मतलब समयुग्मजी जब ये है तो इसके दोनों पर अगर कोई कारक आएगा तब बीमारी उत्पन्न करेगा। कौन सा? तो मेंडलीय विकार।
लेकिन जब बात करते हैं गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमीय विकार का, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मानव के पास अगर 46 गुणसूत्र है तो किसी भी कारणवश इसके गुणसूत्र की संख्या या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगा। घटेगा तो -1 होगा, तो मान लीजिए 45 गुणसूत्र है, अगर 45 गुणसूत्र हुआ तो पूरा गुणसूत्र है, नहीं तो किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न जरूर होगा। जैसे कि आप नाम सुने हुए होंगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम, तो ये सारे रोग आ जाते हैं किसी में, गुणसूत्रीय विकार में। लेकिन अगर बात करते हैं मेंडलीय विकार का, मेंडलीय विकार में आप पहले भी कभी चर्चा किए होंगे, हीमोफीलिया का, वर्णधता का, सिक्कल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, तो ये सारी बीमारियां जो उत्पन्न होती है ये सब है मेंडलीय विकार के अंतर्गत। तो चलिए सबसे पहला नंबर तो हम लोग को ये देखना है कि आनुवांशिक विकार, और ये होता कितने कितने प्रकार से है, तो ये 2 प्रकार से हो रहा था। तो पहले हम लोग आनुवांशिक विकार का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद दोनों के प्रकार के बारे में बात करेंगे, मेंडलीय विकार देखना है और गुणसूत्रीय विकार देखना है। उसके बाद चर्चा ये भी करना है इसमें कि मेंडलीय विकार के अंतर्गत कौन कौन सा रोग होता है, मतलब कौन कौन सी बीमारी होगा, और गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारी होगी, मतलब सब चीज़ को हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिएगा आनुवांशिक विकार, और इसका परिभाषा पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। हो गया, हेडिंग लगा। चलिए तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। हाँ, पॉइंट को अंडरलाइन लेकिन कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए लिखिए, लिखेंगे उत्परिवर्तन के कारण डीएनए के खंडों में उत्पन्न होने वाले विकार आनुवांशिक विकार कहलाते हैं। आनुवांशिक विकार कहलाते हैं। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक विकारों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। मतलब वह यहाँ पर यह देखना है कि मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार की चर्चा करेंगे, मतलब कि आनुवांशिक विकार के अंतर्गत तो ये दोनों विकार आता है। तो चर्चा ये करना है कि अब आनुवांशिक विकार के अंतर्गत बीमारियां तो बहुत सारी है, लेकिन सबको उसकी स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा है। तो पहला लिखेंगे मेंडलीय विकार, और दूसरा पॉइंट्स बनाइएगा, उसमें लिखेंगे गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमीय विकार। तो पहला पॉइंट में मेंडलीय विकार और दूसरा में गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमीय विकार। लिख लिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं, जब मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार अगर आप लिख लिए तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे किस पर, तो पहले बात कर लेते हैं मेंडलीय विकार पर। तो अब मेन हेडिंग लगा लीजिएगा मेंडलीय विकार। हो गया। चलिए इसके नीचे हम लोग पहले मिटा लेते हैं। अच्छा चलो बुआ, अब मेंडलीय विकार में बात करते हैं कि अब इसमें होता क्या क्या चीज़ें हैं, या ये बीमारी जो होगी या कैसे कैसी बीमारी होगी। तो सबसे पहले देखा जाए कि जब आप इसमें परिभाषा लिखे थे आनुवांशिक विकार में कि उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन का मतलब थोड़ा सा पहले जान लीजिए। जैसे कि अगर देखा जाए तो आदि मानव जो थे आज से 15 मिलियन वर्ष पूर्व, तो वो दिखने में कैसे थे, कैसे दिखाई दे रहे थे, वो तो लग रहे थे कि या तो वो चिंपांजी हैं या बंदर के सदृश दिख रहे हैं। लेकिन अगर आज की आप मानव को देखें तो कितना परिवर्तन हो गया है। तो ये जो परिवर्तन हुआ ये हुआ कैसे, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक पीढ़ी में कुछ न कुछ आनुवांशिक गुण में परिवर्तन हुआ,
और ये अनुवांशिक गुण जो है वह एक नए गुण को लेकर के आया है। तो जब नया गुण आ सकता है तो क्या नई बीमारी नहीं आ सकती है? हाँ, नई बीमारी भी आ सकती है। मतलब मेंडलीय विकार के अंतर्गत क्या हो सकता है, जब ये उत्परिवर्तन की क्रिया के द्वारा डीएनए के खंड बनेंगे तो उस खंड के द्वारा कभी कभी अचानक कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर सेक्स क्रोमोसोम नर का X और Y है तो इस पर कोई भी कारक आ जाएगा जो बीमारी उत्पन्न करने वाला है, जैसे कि हीमोफीलिया एक प्रकार का मेंडलीय विकार है, तो वो कारक आएगा और X क्रोमोसोम को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा, क्योंकि X प्रभावी और Y अप्रभावी होता है। तो जखने इस पर प्रभाव पड़ेगा अब ये रोग से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। और इसका क्रोमोसोम जब यहाँ ग्रसित होगा तो अगला जनरेशन जो बनेगा तो ये ट्रांसफर जब सेक्स क्रोमोसोम करेगा साथ ही साथ इस बीमारी को भी ट्रांसफर कर देगा। तो हो गया क्या, अगला जनरेशन भी बीमार। तो चलिए हम उस पर तो बहुत सारा क्वेश्चन भी अभी बनाने वाले हैं कि कैसा कैसे होगा। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो चलिए, आपने 2 पॉइंट बनाया था, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार। तो पहला पॉइंट बना लीजिए मेंडलीय विकार, पॉइंट को अंडरलाइन कर लेंगे अच्छे से और इसका पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। चलिए, पॉइंट बन गया, हाँ अंडरलाइन कर लीजिए अच्छे से। चलिए हाँ लिखिए, इसका वो परिभाषा लिख लेंगे। सबसे पहले देखो, एकल जीन के उत्परिवर्तन से, एकल जीन के उत्परिवर्तन से, एकल जीन के उत्परिवर्तन से होने वाले आनुवांशिक विकार को, होने वाले आनुवांशिक विकार को, होने वाले आनुवांशिक विकार को मेंडलीय विकार कहते हैं, मेंडलीय विकार कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, कॉमा देकर के एक लिखिएगा, वर्णधता, वर्णधता, कॉमा थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। अच्छा थोड़ा सा याद करिए, जब हम लोग एसटीडी रोग पढ़ रहे थे ना चौथा चैप्टर में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो वहाँ पर भी हम लोग इस थैलेसीमिया की चर्चा किए थे और लिखे थे यह एक प्रकार का एसटीडी रोग है। तो हाँ, ये एसटीडी रोग के अंतर्गत भी आएगा और ये किसके अंतर्गत है, तो मेंडलीय विकार के अंतर्गत भी आएगा। और कॉमा एक और लिख लीजिएगा, सिकल सेल एनीमिया। चलिए इत्यादि कर दीजिए यहीं पर। अब वो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देता है एग्जाम में, बस थोड़ा सा वो कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन क्या देगा, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिक विकार है, तो आनुवांशिक विकार में तो आप ये चारों नाम देख सकते हैं। इसके बाद क्रोमोसोमीय विकार के अंतर्गत जो आएगा आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये सारा नाम आप दे सकते हैं आनुवांशिक विकार के अंतर्गत। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में कि मेंडलीय विकार निम्न में से कौन सा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा, ये 4 गो नाम कौन कौन। तो पहला हीमोफीलिया, दूसरा वर्णधता, तीसरा थैलेसीमिया और चौथा सिकल सेल एनीमिया। अब ये चारों नाम अगर आप याद रखते हैं तो पहला नंबर फ़ायदा क्या होगा कि जब मेंडलीय विकार पूछा तो एगो नाम देगा हीमोफीलिया, 3 गो नाम घुसाएगा किसका, गुणसूत्रीय विकार का। कौन कौन, तो याद करिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो उस समय में आपको देखना पड़ेगा कि मेंडलीय विकार कौन सा है और क्रोमोसोमीय विकार कौन सा है। चलिए हम लोग बात कर लिए इस चारों पर। तो ये चारों डिजीज किसका है वो, तो मेंडलीय विकार का। अब दूसरा पॉइंट आप लोग बना लीजिएगा, कौन सा पॉइंट, तो इससे पहले हम लोग पॉइंट लिखे हुए थे ना बोर्ड पर, कौन सा था, अरे हाँ वही वाला, गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमीय विकार। तो पॉइंट बनाइए जल्दी से और इसका परिभाषा नोट कर लेते हैं पहले। चलो इसका परिभाषा लिखो तो लिखेंगे, गुणसूत्र की संख्या एवं संरचना में, गुणसूत्र की
संख्या एवं संरचना में परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। उसे गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम, लिखिएगा क्या? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। दूसरा लिख लीजिएगा टर्नर्स सिंड्रोम, हो गया। तीसरा लिख लीजिएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। और चौथा लिख लीजिएगा क्रिमिनल सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम। चलिए, तो ये वो क्या हो गया आपका? पहला डाउन सिंड्रोम, दूसरा टर्नर सिंड्रोम, तीसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और चौथा क्रिमिनल सिंड्रोम। ये बड़ा अजीब सा नाम नहीं है ये, क्रिमिनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है ना, खास करके अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो उसमें एक एक्स्ट्रा, जैसे कि आप पहले भी देखे हैं कि मानव में एक्स और वाई है, तो वाई तो एक केव है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये डीएनए के खंड के कारण अचानक गलती से जो है एगो एक्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो लड़का तो वो है, लेकिन लड़का में क्या है, एक एक्स की मात्रा एक्स्ट्रा है। आज जखने एक एक्स की मात्रा एक्स्ट्रा हो गया तो लड़का का गुण होने के बावजूद एक्स्ट्रा गुण उसके पास लड़का का है, तो वो लड़का जो होगा वो क्रिमिनल सिंड्रोम होगा, अर्थात खूनी प्रवृत्ति का हो जाएगा। मतलब चोरी करना, डकैती करना, डाका डालना, मर्डर करना, ये सब उसका अपना शौक, पर्सनल शौक बन जाता है। नहीं, तो ये जो बना किसके कारण? बस एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण बना। इसको नॉर्मल नहीं कह सकते, इसको अब नॉर्मल के अंतर्गत आ जाता है। ये नॉर्मल अगर रहता है तो इसके पास मात्र एक्स और वाई रहता, लेकिन ये क्या है, एगो एक्स एक्स्ट्रा बढ़ गया, अब इन्हें वाई एक्स्ट्रा बढ़ा, तो वाई जखने बढ़ा तो फिर परेशानी हो जाएगी। लेकिन जरा गौर करो, गौर कभी ऐसा देखने को मिला है आप लोग को कि कोई लड़की है और वो अगर चल रही है, तो लड़की है लेकिन उसका बिहेवियर से लड़कों से मिलता जुलता, या अगर कोई लड़का है और अगर चल रहा है तो लग रहा है कि जैसे लड़की चल रही है, या उसका आवाज़ लड़की के जैसा मिलता जुलता, या उसका बहुत सारा आदतें लड़की से मिलते जुलते हैं, या मूंछ और दाढ़ी का रेखा नहीं बनना, तो ये सब एक प्रकार का जो है सो ये गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या गड़बड़ी होगी कि लड़का में एक्स और वाई तो है, लेकिन गलती से क्या होता है कि एक एक्स की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। जखने एगो एक्स बढ़ा तो लड़की का एक्स्ट्रा गुण आ जाता है। अब लड़का होते हुए पर भी आदतें कौन सा, लड़की वाला गुण है, तो ये सब बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ये वो जांच जो बनी पड़े थे वो चौथा चैप्टर में, जांच एमनियोसिंथेसिस जांच जो था, वो जांच आया था, मेन उद्देश्य उसका यही था कि ये सारी बीमारियों को देखना कि शिशु जब गर्भ में पल रहा है तो कोई गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण ये बीमारी तो नहीं उत्पन्न हुआ है, ताकि उसका समय रहते इलाज हो सके। लेकिन हमारे भारत देश में क्या हुआ इसका कि किसी भी व्यक्ति ने आज तक इस बीमारी के बारे में पता लगाया ही नहीं। सिर्फ लिंग का परीक्षण किए, पता चला लड़की है तो भाई एमटीपी करवा दो फटाक से, बस हो गया, बात खत्म है। तो मेन उद्देश्य था इस जांच को लाना, इस बीमारी का पता लगाने के लिए। तो जन्म के बाद इसका वो कोई इलाज नहीं है। जन्म अगर हो जाए शिशु का तो जखने गुणसूत्र की गड़बड़ी के कारण हुआ है तो अब इसका कोई इलाज है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर शिशु गर्भ में पल रहा है तो उस समय में इस बीमारी से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया जा सकता है। तो चलिए, आपने भी क्या देखा, मंडलीय विकार का डिफिनीशन हो गया, गुणसूत्रीय विकार हो गया। मंडलीय विकार के अंतर्गत कौन कौन सा बीमारी होगा ये भी आप देख लिए, गुणसूत्रीय के अंतर्गत कौन कौन सा बीमारी हुआ ये भी आप देख लिए, और अनुवांशिक विकार पूछेगा तो अनुवांशिक विकार के अंतर्गत सारा रोग आ जाएगा। किसमें, अनुवांशिक विकार में। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देता है कि किन्हीं 5 या 10 अनुवांशिक रोग का नाम लिखें,
तो क्या करिएगा, बस सारे नाम को नोट कर देना है। मेंडलीय विकार कहेगा तो ये 4 गो लिखना है, और गुणसूत्रीय विकार कहेगा तब ये 4 गो नाम लिखना है। हाँ, और जब आनुवांशिक विकार की बात करेगा तो ये सारे बीमारी का नाम आपको लिखना है ना। तो चलिए, ये तो हो गया। अब और एक चीज़ और इसमें बात करना है। सबसे पहले हम हीमोफीलिया बीमारी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमको ये भी तो जानना है कि हीमोफीलिया बीमारी जो शुरू हुआ तो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, पहले किसको हुआ, नहीं। और उसके बाद ये भी जानना है कि हीमोफीलिया बीमारी जो है, अगर मान लीजिए कि आनुवांशिक मतलब रोग है तो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होगा। तो पिता को अगर है और माता को नहीं है तो संतान को क्या लगता है, कितना % होने की संभावना कि होगा कि नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। या माता को अगर ये बीमारी है, पिता को बीमारी नहीं है, तो अगर दोनों के संबंध से जो संतान उत्पन्न होगा तो कितना % हो सकता है। तो लड़का है तो लड़का को कितना % होगा, लड़की है तो लड़की को कितना % होगा। ये सारा रेशियो भी हम लोग बात करते हैं तुरंत यहाँ पर निकाल करके। तो चलिए, सबसे पहला काम करेंगे क्या, मेंडलीय विकार के अंतर्गत बुआ हमको पढ़ना है हीमोफीलिया के बारे में, और ये भी जानेंगे कि हीमोफीलिया बीमारी में आखिर होता क्या है शरीर में। नहीं, आखिर ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि बुखार लगा तो बुखार में शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, अब हीमोफीलिया होगा तो क्या होगा। तो चल देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। तो चलिए, मेन हेडिंग से बना लीजिएगा अब हीमोफीलिया। चलो बुआ, क्या पॉइंट बनाए, हीमोफीलिया। चलिए हम भी लिख लेते हैं यहाँ पर। पॉइंट हो गया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया देखो वो ये तो एक प्रकार का आपको पहले ही पता है कि आनुवांशिक रोग है, और आनुवांशिक रोग में भी कौन सा, तो मेंडलीय विकार। यह बीमारी सबसे पहले जो हुई थी वह यूरोप की महारानी रानी विक्टोरिया को। ये भी क्वेश्चन कभी कभी देता है कि यह बीमारी सबसे पहले किसको हुआ और कहाँ से बीमारी जो है सो मतलब कि उत्पन्न हुआ था कहाँ। तो याद रखिएगा, ये बीमारी सबसे पहले हुआ था यूरोप में, और यूरोप में जो रानी थी, यूरोप की उस समय की रानी विक्टोरिया, उसको सबसे पहले ये बीमारी हुआ। और उसके बाद वो क्या कि इस बीमारी को उस शाही मतलब कि परिवार से जुड़े हुए जितने सारे लोग थे लगभग सबको ये बीमारी डोनेट कर दी। वो मतलब उनका जो भी संतान होते गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बीमारी को क्या की, डोनेट करते चले गए, मतलब देते चली गई ये बीमारी। तो ध्यान रखिएगा खाली इसमें एक लाइन की ये बीमारी हुआ था किसको, रानी विक्टोरिया को, और वो कहाँ के रहने वाले थे, यूरोप की रहने वाली थे। उसके बाद अब जानना क्या है कि इस बीमारी में होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि आप कभी कभी देखे होंगे, एक्सीडेंट हुआ या हाथ पैर कटा या कभी कोई चोट लग गया तो शरीर से रक्त निकलना शुरू हो गया। तो निकलने के कुछ ही देर बाद क्या होता है, रक्त निकलते रहता है, हाँ जम जाता है रक्त। नहीं, कुछ देर के बाद क्या होता है, रक्त जम जाता है। लेकिन जिसको हीमोफीलिया का बीमारी हो गया उसको रक्त कभी जमेगा ही नहीं। अब हाथ कटेगा या पैर कटेगा, अब रक्त जम नहीं रहा तो रक्त परेशानी हो गया ना, कंटिन्यू ब्लीडिंग होते रहेगा, और ब्लीडिंग होने के कारण क्या होगा, ये व्यक्ति मर जाएगा ये, क्योंकि ब्लड नहीं रुकेगा तो जिंदा रहने की कोई संभावना ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ और याद रखना बुआ रे, हीमोफीलिया का ना एक नाम और देता है कभी कभी, अब ब्लीडिंग्स रोग भी कहता है इसको। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि ब्लीडिंग रोग से आप क्या समझते हैं, बच्चा कन्फ्यूज, जा सर जी पढ़ाई थे हीमोफीलिया, पूछ दिया ब्लीडिंग्स। तो ध्यान रखना बुआ, इसका नाम क्या है, और ब्लीडिंग रोग भी है, और नहीं तो सिंपल में इसको हीमोफीलिया कहते हैं। इसका लक्षण क्या है कि शरीर से रक्त दुर्घटना के समय इसका बहाव कंटिन्यू होते रहेगा, रुकेगा ही नहीं, रुकेगा। और ये बीमारी का कारक जो होता है ना, वो खास करके गुणसूत्र पर सेक्स क्रोमोसोम को एक्स को खाली प्रभावित करता है, एक्स को प्रभावित करेगा, और वाई जो होता है इससे अप्रभावित रहता है, मतलब वाई पर हीमोफीलिया का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिखते हैं कि हीमोफीलिया में, और उसके बाद बात कर लेंगे कि कैसे कैसे बीमारी जो है सो जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होते चलेगा या पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते चलेगा। तो चलिए इसका एक लाइन का डिफिनीशन है, पहले नोट कर लेते हैं। लिखो तो वो तैयार है ना, चलिए पॉइंट बना लीजिए, लिखिए, लिखेंगे यह एक
लिंग संलग्न, यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, जिसमें मनुष्य के रक्त जमने की क्षमता समाप्त हो जाती है। फुल स्टॉप लिखेंगे। इस बीमारी में, या लिखिएगा इस बीमारी से ग्रसित रोगी, इस बीमारी से ग्रसित रोगी अगर किसी कारणवश उसके शरीर से रक्त का बहाव होने लगता है तो उसमें रक्त जमने की क्षमता समाप्त हो जाती है। फुल स्टॉप। हीमोफीलिया का कारक एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करता है, जबकि वाई गुणसूत्र अप्रभावी होते हैं। पर हीमोफीलिया में क्या जाने कि ये एक प्रकार का मतलब कि रोग है, अनुवांशिक रोग, जिसमें दुर्घटना के समय क्या होते हैं कि शरीर से जो रक्त निकलना शुरू हुआ वो कंटिन्यू निकलते रहेगा, मतलब रुकेगा नहीं। और इसका कार्य किसको प्रभावित करेगा? एक्स को करेगा, और वाई जो होंगे क्या होंगे? वो अप्रभावी होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अब बीमारी के बारे में। इतना तो पता चल ही चुका है कि हीमोफीलिया की बीमारी का कारक एक्स को प्रभावित करेगा और वाई को प्रभावित नहीं करेगा। जब वाई को प्रभावित नहीं करता है, एक्स को प्रभावित करता है, तो देखते हैं कि अब पिता और माता में जब ये किस प्रकार से रोग है और संतान में कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले बोले हम हर एक चीज़ का जीन प्रारूप पहले बात करते। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ए का जीन प्रारूप क्या था बुआ? याद करिए, IA या IA और IO था। मतलब अगर किसी को ब्लड ग्रुप अगर ए होगा तो उसका जीन ये होगा, है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो बीमारी के बारे में बात करते हैं। तो मान लो बार सबसे पहले आपको पता है कि ये सेक्स क्रोमोसोम पर प्रभाव डालेगा। तो पहले बात कर लेते हैं लड़का का। आपको पता है कि लड़का का गुणसूत्र क्या होता है? तो X और Y होता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई लड़का है और उसका अगर गुणसूत्र X और Y अगर है और इस पर किसी भी प्रकार का कोई कारक नहीं है, तो ये लड़का कैसा होगा? हाँ, कैसा होगा? हाँ, ये सामान्य होगा लड़का। ये क्या होगा? सामान्य होगा। मतलब इस पर किसी भी प्रकार का कारक अगर नहीं है तो ये लड़का रोग से ग्रसित नहीं है, ये सामान्य है। लेकिन अगर किसी भी लड़का का गुणसूत्र X और Y है और अगर इस पर अगर हीमोफीलिया का कारक अगर हो जाए, और आपको पहले ही पता है कि सिर्फ X को प्रभाव डालेगा, Y को प्रभाव नहीं डालेगा, तो X पर अगर हीमोफीलिया का अगर ये कारक अगर आ जाए, Y पर तो कारक है नहीं, तो ये लड़का अब कैसा होगा? तो ये होगा ग्रसित। किससे? तो हीमोफीलिया रोग से होगा, ये ग्रसित होगा। मतलब अगर ऐसा गुणसूत्र अगर रहे लड़का का तो लड़का होगा सामान्य, और अगर ऐसा गुणसूत्र रहे तो लड़का क्या हो जाएगा? ग्रसित हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पहले पता है Y अप्रभावी। ध्यान रखिएगा
चलिए अब बात करते हैं लड़की का कि इसका कैसे कैसे गुणसूत्र होगा बुआ। तो क्या होगा, बीमारी होगी। तो आपको पता है ना कि लड़की का गुणसूत्र क्या होता है, क्या होता है, हाँ X और X होता है। तो जखने X और X हो रहा है तो ये लड़की कैसी होगी बुआ, सामान्य होगी। कैसे, सामान्य होगी। और जब X और X तो है, लेकिन इसकी अगर एगो X पर अगर हीमोफीलिया का कारक आ जाए तब ये कैसी होगी। अब यहाँ देखिए, एगो था, इस पर तो था नहीं, क्या नाम दिए, ग्रसित। यहाँ पर देखिए दो X है, एगो X पर क्या है बुआ, हीमोफीलिया का कारक है, एगो क्या है, एगो पर तो नहीं है कारक, तो इसका नाम क्या देंगे, हाँ इसका नाम देंगे, ये होगा रोग का वाहक। देखिए यहाँ पर क्या हो गया था, रोग से ग्रसित, यहाँ पर क्या हो गया, रोग का वाहक। मतलब ये मादा जननांग जो है इसमें हीमोफीलिया का कारक है, ये अगले जनरेशन को बीमार कर सकती है, ये खुद बीमार नहीं है। मतलब ये क्या है, ये स्वस्थ है, लेकिन सिर्फ इसके पास क्या है, क्योंकि एगो इसका तो प्रभावी है, दूसरा तो अप्रभावी है, मतलब एगो तो ठीक है, एगो न गड़बड़ है। तो ऐसी स्थिति में ये जो महिलाएं होगी ये सिर्फ अगले जनरेशन को बीमार कर सकती है, ये खुद स्वस्थ है, मतलब रोग का वाहक खाली है, रोग को ट्रांसफर कर सकती है, ये बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। लेकिन तीसरा स्थिति क्या होगा, X है, सामान्य है, अगर इस पर एगो पर के बदला में अगर दोनों पर अगर हीमोफीलिया का कारक है तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, ये महिला रोग से ग्रसित होगी, है ना। कंडीशन से अलग अलग। देखिए तो लड़का में क्या बोल रहे, लड़का या तो सामान्य हो सकता है या तो ग्रसित हो सकता है, मतलब या तो वो स्वस्थ रहेगा या क्या रहेगा, ग्रसित रहेगा। लेकिन अगर लड़की की बात करते हैं, हाँ लड़का कभी भी किसी भी स्थिति में रोग का वाहक नहीं होगा, क्योंकि इसका Y हमेशा अप्रभावी होता है। तो सिर्फ एगो X है, तो अगर एगो X पर आया तो ग्रसित हो गया, और नहीं है तो सामान्य है। लेकिन लड़की की बात कर लेते हैं तो ये क्या है, एक स्थिति में सामान्य है, लेकिन एक स्थिति में एगो पर कारक है, तो एगो तो ठीक ठाक है इसका, तो सिर्फ ये ट्रांसफर कर सकता है अगला जनरेशन को, ग्रसित नहीं होगा, खाली वाहक होगा। ऐसी स्थिति में वो रोग से ग्रसित होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि कहेगा जे हीमोफीलिया निम्नलिखित में कौन सा वाहक नहीं है। हाँ ऐसा क्वेश्चन देता है कि कभी कभी कि हीमोफीलिया का कारक किसको प्रभावित करता है, तो X क्रोमोसोम को खाली प्रभावित करता है, Y हमेशा अप्रभावित रहेगा ऐसी स्थिति में। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, कुछ काम अब आगे बना। अब हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी अगर गांव में शादी ब्याह हो तो पहला काम करते हैं, पंडित जी को बुलाए, पतरा निकालते हैं, ग्रह नक्षत्र सब मिला करके देख लेते हैं। कभी ऐसा किए हैं कि इसमें तो देखते कोई बीमारी अनुवांशिक रोग वगैरह है, इसका पता कभी लगाए हैं, नहीं लगाए हैं। आज हम नहीं लगाइएगा, देखिए अगला जनरेशन कितना प्रभावित होता है। तो मेन चीज़ यहाँ पर कुंडली मिलाना नहीं है, मेन चीज़ क्या है, ये जानना कोई अनुवांशिक रोग है या नहीं है, इसका पता लगाना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं अब इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में बनने वाला है। तो पहला एक क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखेंगे बुआ, लिखो, अगर सामान्य पुरुष का विवाह, अगर सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से कराया जाए, तो इससे उत्पन्न संतान की स्थिति क्या होगी। तो अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि इसकी स्थिति में दोनों निकाल देंगे, पुत्र और पुत्री दोनों की स्थिति आपको हम बता देते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या करता है बुआरे, यहाँ पर क्वेश्चन यही क्वेश्चन रहेगा कि अगर पिता जो हैं वह सामान्य हैं और माता वाहक है, तो इससे उत्पन्न संतान में पुत्र की स्थिति क्या होगी। तो वहाँ या तो आपको पुत्र पूछेगा या तो पुत्री पूछेगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर दोनों चीज़ बता देते हैं, तो देख लीजिए ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या था आपका, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। हाँ लिखे है ना कि अगर सामान्य
पिता क्या है बुआ रे, सामान्य है। तो जखने सामान्य की बात करेगा तो गुणसूत्र क्या है उसका, x और y है। सामान्य का लिखे हैं ना अभी इससे पहले, हाँ क्या लिखे थे, x और y। और स्त्री कैसी है बुआ, रोग से वाहक है। तो जरा गौर करिए, रोग से वाहक में क्या लिखे थे आप, x, एगो पर बुआ हीमोफीलिया का कारक होगा और ये क्या है, x है। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आया ना। क्वेश्चन जो कहा वही काम किए हैं। ये क्या हुआ रे, मान लीजिए पिता है, पिता कैसे हैं बेचारे, ये सामान्य है। और ये क्या हुआ रे, स्त्री मतलब उसकी माँ है, और माँ क्या है हुआ रे, वाहक है। ये है वाहक। और पूछ रहा था क्या कि इससे उत्पन्न संतान में की स्थिति पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, बेसिक टेंशन उनसे लेने की जरूरत नहीं है। आराम से क्या करेंगे, जैसे पिछले क्लास में हम लोग बुआरे ब्लड ग्रुप निकालने के लिए इस प्रकार की संरचना बनाए थे ना, हाँ बस उसी प्रकार से संरचना बनाएंगे। अलग अलग कॉलम कर लीजिए, 4 गो तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इस गुणसूत्र को दर्शा देना है खाली। तो ऊपर में पिता को दर्शाइए, चाहे इधर दर्शा सकते हैं, जैसे कि उस दिन काम किए थे वैसा ही कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पिता के गुणसूत्र को यहाँ पर दर्शाते हैं। देखिए क्या है, सामान्य पिता है और वाहक में क्या है, मादा उसकी वाहक है। तो x, चलिए ऐसा गैमेट बन जाएगा, इसका गैमेट रेडी है। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, बस क्रॉस करवा देना है आपस में। तो जब ये गुणसूत्र जो है, मतलब कि ये गैमीट जब इस गैमीट के साथ मिलेगा, कब, निषेचन के दरमियान, तो क्या बनाएगा गैमीट, x, h ऊपर दे दीजिए और x, ऐसा गैमीट बनेगा। लेकिन अगर ये इससे अगर मिलता है तो x, h और y ऐसा बनेगा। लेकिन ये भी तो होगा बुआ, अगर ये इसके साथ मिलेगा तो x और x ऐसा बनेगा गैमीट, या अगर ये इससे अगर मिल जाए तो x और y बनेगा। अब हमको यहाँ पर से क्या निकालना है, परसेंटेज, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ परसेंटेज पूछने वाला है ना, तो हम यहाँ से निकालेंगे परसेंटेज। तो जरा गौर करिए, क्वेश्चन क्या था आपका कि पिता कैसे थे बुआ रे, सामान्य, और उसकी माँ कैसी थी, रोग का वाहक थी। अब ऐसी स्थिति में पुत्री की अगर बात पूछता है एग्जाम में कि पुत्री की स्थिति क्या होगी, तो जरा देखिए, एगो पुत्री क्या हो रही है यहाँ पर, रोग के वाहक, ये पुत्री का गैमीट है, ये क्या है, रोग से वाहक है। ये भी क्या है, पुत्री ही है, लेकिन इसका गैमीट क्या बोल, एकदम सामान्य है। तो अगर एग्जाम में पूछता है सिर्फ पुत्री की स्थिति, तो लिखेंगे 50% पुत्री जो होगी बुआ, वो क्या होगी, वाहक होगी, वाहक। और क्या लिखेंगे, 50, यहाँ दिखे है ना, ये वाला क्या है, सामान्य है, लिखेंगे 50% जो होगी वो सामान्य होगी। लेकिन अब एग्जाम में आपको पुत्री का रिकॉर्ड नहीं पूछे, किसका पूछ दे, पुत्र वाला पूछे, क्वेश्चन ये दे दे और कहेगा कि पुत्र की स्थिति खाली बता दो, तो क्या करना है, अब यहाँ देख लीजिए, ये पुत्र क्या है, बाप नहीं, आपको पहले ही हम बताए थे ना, ये ग्रसित होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे बुआ, यहाँ पर लिखेंगे 50%, तो हाँ पुत्र ग्रसित, और 50% सामान्य। चलिए ये आपका ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से। ऑप्शन एग्जाम में पुत्र पूछता है तो ये ऑप्शन में टिक लगा लेंगे, पुत्री पूछेगा तो ये ऑप्शन में टिक लगा लेंगे आराम से, बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पर से बन करके तैयार हो जाएगा। तो एगो तो क्वेश्चन बना लिए थे जिसमें क्या था, पुत्र सामान्य है और उसकी माँ क्या थी, वाहक थी। लेकिन एग्जाम में जरूरी तो नहीं है कि यही क्वेश्चन दे, हम इसको आराम से रट लें, आराम से रटने पर काम हो जाएगा। वहाँ क्या कर दे, अगर ये भी तो कर सकता है कि पिता को कर देगा ग्रसित, क्वेश्चन में अब इसी क्वेश्चन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन क्या कर देगा, पिता को कर देगा बुआरे ग्रसित, तो ग्रसित करेगा तो ऐसा गैमेट बना लेंगे आराम से, और उसकी माता को कर देगा सामान्य, दे दे आपको वहाँ पर क्वेश्चन में क्या, ये कर दे सामान्य। अब ये वाला अगर क्वेश्चन देगा और तब पूछता है कि पुत्र की स्थिति क्या होगा या पुत्री की स्थिति, तो फिर तब को निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसा ही गैमेट को दर्शा करके फटाफट परसेंट निकाल लेना है। चलिए भी हम आपको बना करके एक बार दिखा देते हैं, ताकि इससे रिलेट जो भी क्वेश्चन होगा हम इस बोर्ड पर क्वेश्चन लिख देंगे, काम कर लेना है आपको आराम से। तो ये क्वेश्चन सिर्फ हम आपको बना करके दिखा देते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, बस पिता उसके क्या है, रोग से ग्रसित हैं, और माता क्या है बुआ, सामान्य है। तो क्या करेंगे, बस इसी प्रकार से संरचना बनाइए,
ग्रसित पिता है तो इस प्रकार का गैमीट इसका बन जाएगा, और माता समान है तो उसका गैमीट मतलब युग्मक का निर्माण इस प्रकार से होगा। अब इसमें क्रॉस करा करके देखिए, अगर अब ये गैमीट अगर इसके साथ अगर मिले फर्टिलाइजेशन के दरमियान तो एक एक्स फिर एक एक्स और एक ऊपर देख लीजिए यहाँ पर कारक आ गया। अब अगर ये यहाँ आता है तो एक्स और वाई हो जाएगा, ये यहाँ अगर आएगा तो एक्स एच एक्स होगा, और ये यहाँ आएगा तो एक्स और वाई होगा। अब स्थिति देखिए क्या है, क्वेश्चन में पिता बुआरी देख लो क्या था, रोग से ग्रसित था, लेकिन आंसर जो हमारा यहाँ जा रहा है अगला जनरेशन में उसका संतान उसके पुत्र बिल्कुल सामान्य है, मतलब यहाँ पर पिता ग्रसित है और अगला जनरेशन जो बना उसमें पिता क्या है, बिल्कुल ही सामान्य है, उसको कोई रोग नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ देख लो बुआरे सामान्य थी, अगला जनरेशन में जो पुत्री उत्पन्न हुई है वो क्या है, तो जरा देख लीजिए गौर से, ये दोनों के दोनों रोग का वाहक है, मतलब दिखने में सब सामान्य है लेकिन ये दोनों क्या है, रोग का वाहक, ये दोनों सामान्य है। तो फटाफट परसेंट निकालिएगा, क्या निकालेंगे, लिखेंगे पुत्री 100% बुआबे, यहाँ पर ये 50 की कोई बातें नहीं हो रही है क्योंकि दोनों का दोनों वाहक है। क्या लिखेंगे, पुत्री 100% वाहक, और पुत्र क्या है, एकदम 100% सामान्य है, मतलब पिता अगर ग्रसित है तो उसका पुत्र सामान्य है, और मम्मी उसकी ठीक ठाक है तो बेटी उसकी रोग का वाहक है। तो क्या करना है, कुंडली मिलाना है कि जांच करवाना है, तो आप पहले अब जांच करवाइए इसको, तब जा करके आपको ये परसेंटेज निकलेगा फर्स्ट क्लास। तो बस इससे रिलेट आप जो भी क्वेश्चन देगा, पहले दूगो तो बन गया आराम से, अब हम आपको 4-5 क्वेश्चन लिखा देते हैं, सबका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो तो मैसेज जरूर करिएगा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो पहला काम है आपको हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, इधर कर देते हैं पिता का और इधर माता का। पिता का क्या हुआ रे, एक्स और वाई, उसके बाद एक चीज़ और क्या होगा, एक्स एच और वाई, मतलब दोनों स्थिति, अगर ऐसा गैमीट दे तो समान, ऐसा गैमीट दे तो ग्रसित। अब इसका एक बार संकरण करवाइएगा, किससे, एक्स एक्स, देखेंगे सामान्य सामान्य का करा करके भी क्या होता है। एक बार इसी को करवाइएगा क्या, एक्स एक्स वाहक करके करवा लीजिएगा, एक बार क्या करवाना है, एक्स एक्स दोनों को ग्रसित करके, मतलब ये एक क्वेश्चन से क्या बना लेना है, 3 गो। एक बार इसको इससे क्रॉस करवा करके रिजल्ट निकाल लीजिएगा, पुत्र पुत्री दोनों को अलग अलग कर लीजिएगा, एक बार फिर इसको इससे करवा लीजिएगा, फिर पुत्र पुत्री अलग कर लीजिएगा रेशियो निकाल करके, फिर इसको एक बार इससे कर लेंगे तो एक से क्या क्वेश्चन बन जाएगा, 3 क्वेश्चन बनेगा। अब फिर हम लोग यहाँ आएंगे, अब यहाँ पर क्या है, ये सामान्य था, ये ग्रसित है। आप ग्रसित में एक बार क्या करेंगे, सामान्य से करवाएंगे तो फिर एक क्वेश्चन बनेगा, फिर यहाँ से आइए वाहक के साथ एक बार कर दीजिए, और फिर एक बार ग्रसित के साथ पूर्णतः ग्रसित करके देख लेंगे कि रिजल्ट में क्या क्या आता है। तो दोनों स्थिति मतलब ये देखने में लग रहा है 2 क्वेश्चन आपका, लेकिन ये क्या है 6, 3 इससे बनेगा, 3 इससे बनेगा, ये 6 क्वेश्चन बना करके रिजल्ट कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। पुत्र का अलग, पुत्री का अलग, ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा काम कर जाएगा आपका क्वेश्चन यहाँ से। तो चलिए आज के लिए भी 2 पॉइंट रहने देते हैं। इसके बाद बारे हम लोग बात करेंगे किस पर, हीमोफीलिया के बाद थोड़ा सा बात करना है कलर ब्लाइंडनेस पर, मतलब वर्णघता की भी चर्चा किए थे, जो किसका रोग था, अनुवांशिक विकार में मेंडलीय विकार के अंतर्गत आया था, है ना। तो मेंडलीय विकार में बुआरे अगली क्लास में हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में, वर्णघता के बारे में। तो थोड़ा सा आपके पास अगर बुक वगैरह हो तो एक बार ट्राई कर मतलब पढ़ लीजिएगा, और वर्णघता के बारे में अगले क्लास में चर्चा कर लेते हैं। इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करके एकदम तैयार हो जाइएगा, मतलब जो भी क्वेश्चन बने सबको आराम से बना लेना है। उसके बाद वो कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी आप संपर्क में नहीं है तो सिर्फ बना करके छोड़ देना है, ऐसी बात नहीं है। आप संपर्क में अगर दूर भी हैं तो कोई दिक्कतें नहीं है, और जो भी प्रॉब्लम्स हो हर एक प्रॉब्लम्स को मैसेज करो यहाँ पर, क्योंकि आपकी समस्या का एकदम सही समाधान होगा। मतलब यहाँ पर जो भी टीचर्स अभी हैं प्रेजेंट में, सब आपके हर एक समस्या को देखते हुए नज़रअंदाज नहीं करेंगे समस्या को, और एकदम सबको सही से कर देंगे। खाली अच्छे से पढ़ते रहिए, आराम से इधर उधर नहीं करिए, और ध्यान रखिए कि नहीं कुछ चल रहा है क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।